वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2020 की अटैम्प्ट से, और क्वेश्चन का टाइटल है मंजिल लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मंजिल लिमिटेड, हिम्मत लिमिटेड एंड कोशिश फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, ये प्रॉफिट और लॉस, और फिर रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 31 दिसंबर का, तीनों एंटिटीज़ का। तो पेरेंटली इट सीम्स के ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का ही क्वेश्चन है। एडिशनल फॉर्मेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में डिटेल ऑफ एमएल इन्वेस्टमेंट दी हुई हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जो केएल है यानी कोशिश लिमिटेड, उसमें 25% होल्डिंग है और ये काफ़ी साल पहले एक्वायर किया 2015 में। तो 25% होल्डिंग मीन्स के इसके साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा और एसोसिएट का रिलेशनशिप होगा। एचएल जो है हिम्मत लिमिटेड, उसके अंदर 60% शेयर होल्डिंग है, विच रिप्रेजेंट्स के यहाँ पर कंट्रोल होगा इम्प्लाइड। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एचएल शेयर कंप्राइजेज ऑफ, तो एचएल जो सब्सिडरी है उसके अंदर जो कंसिडरेशन है वो क्या क्या है। ट्रांसफर ऑफ एमएल बिल्डिंग हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 150 मिलियन एंड रुपीज़ 226 मिलियन रिस्पेक्टिवली एट एक्विजिशन डेट। द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग हैज़ बिन रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू, तो इसमें इसका मतलब है कि इसको तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होना चाहिए और गेन भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसका इम्पैक्ट, गेन का इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। Issuance of 16 million ordinary shares of ML after 1 month of acquisition. The market price of ML share at the date of acquisition was 30 each. However, the market price increased to 32 when shares were issued. So basically हमें जो रेट यूज़ करना होता है वो एक्विजिशन रेट का रेट यूज़ करना होता है, तो उसको यूज़ करेंगे। फिर है थर्ड पॉइंट, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एचएल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स इन नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं। एक है कि जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स कैरिंग वैल्यू बाय रुपीज 60 मिलियन, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट ऑन द एक्विजिशन डेट वाज 8 ईयर्स। तो ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कर देंगे और सब्सिक्वेंट पीरियड में उसकी हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ले लेंगे। Second है contingent asset of rupees 50 million as disclosed in HL financial statement, which had an estimated fair value of rupees 15 million at year end. This contingent asset is disclosed in HL financial statement at 46 million. कंटीजेंट एसेट्स को रिकग्नाइज नहीं किया जाता, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को रिकग्नाइज किया जाता है फेयर वैल्यू पे। जो रिकग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल की जो एक्सेप्शन हैं उसमें कंटीजेंट लाइबिलिटी आती है, कंटीजेंट एसेट नहीं आता, तो इसको इग्नोर कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन जो है हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। फिर है इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरीड आउट एट ईयर एंड हैज़ इंडिकेटेड दैट गुडविल ऑफ एच एल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 10%। तो गुडविल भी इसका मतलब है कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वर्किंग 1 2 3 बनानी पड़ जाएंगी। फिफ्थ इंफॉर्मेशन है कि ऑन 15 अगस्त एच एल एंड के एल पेड 5% डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2019 एंड एम एल रिकॉर्डेड इट्स शेयर एज अदर इनकम। तो प्रॉफिट और लॉस में से हमें ये जो अदर इनकम का इफेक्ट है इसको एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि सब्सिडरी वाली भी कैंसिल हो जाती है और एसोसिएट वाली भी हमें जो है उसको इक्विटी मेथड अप्लाई करना होता है, तो डिविडेंड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते। सिक्स्थ इन्फॉर्मेशन है कि ऑन 30 जून 2019 KL सोल्ड अ मशीन हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 60 मिलियन टू ML फॉर रुपीज 68 मिलियन। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 5 ईयर्स। तो KL ने एक मशीन सेल की है, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन जो है वो 5 ईयर्स है, तो उसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो उसके बाद है सेवन्थ इन्फॉर्मेशन कि ऑन 15 नवंबर 2019 HL एंड KL परचेज 600,000 एंड 400,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ जज्बा लिमिटेड, यानी सब्सिडरी ने भी और एसोसिएट ने भी दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 150 ईच प्लस 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट। HL and KL classified the investment as financial asset at fair value through OCI. These investment have not been remeasured at year end, तो year end पे remeasure कर देंगे। और market price of JL share was 130। सो इस पे लॉस आएगा क्योंकि पहले 150 प्लस 2% पे रिकॉर्ड हो रही होगी और फिर बाद में ईयर एंड पे 138 पर आ जाएगी, तो वैल्यू कम हो गई है तो लॉसेज रिकॉर्ड होंगे। टोटल शेयर कैपिटल ऑफ JL कंसिस्ट ऑफ 20 मिलियन शेयर्स। तो 20 मिलियन शेयर्स में से ये दोनों का मिलाकर भी सब्सिडरी एसोसिएट का जस्ट 1 मिलियन बन रहा है, तो दोनों की मिला के 5% इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बनती है। तो यहाँ पे कोई कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है।
एट्थ है कि एम एल मेयर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्वायरीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, विच मीन्स कि हमारी जो गुडविल है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर एमएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो सिंपली स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनानी है, लेकिन एसोसिएट के इम्पैक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करना है। और क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की क्या बात हुई हुई है, तो गुडविल तक की वर्किंग भी बनानी पड़ेगी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आंसर के फॉर्मेट में एंटिटी का नाम लिख लेते हैं, मंजिल लिमिटेड। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो इसके अंदर हम जो इम्पैक्ट लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा होगा उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, बट एज अ सेंस हम जब कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन कर लेते हैं कि हमें जो रेवेन्यू की फ़िगर चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की फ़िगर चाहिए, फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद जो रेलिवेंट एक्सपेंसेस वगैरह होंगे तो हम इसके बाद एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फ़िगर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर टैक्स, फिर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है एक इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र है जो फेयर वैल्यू थ्रू होती है, तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी इन्वॉल्व होगी, तो उसका भी इम्पैक्ट ले लेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। फिर हमें IFRS 10 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको एट्रीब्यूट करना है ऑनर्स ऑफ पेरेंट में और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, और इसी तरीके से टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम को भी करना है। ऑब्वियसली हमें NCI का शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक नोट जो है वो हम उसके लिए बना लेते हैं। और क्योंकि एसोसिएट भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी हम एक जो है नोट डेवलप कर लेते हैं ताकि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो इसके अलावा हमें वर्किंग्स भी बनाने की ज़रूरत है। ग्रुप स्ट्रक्चर की वर्किंग हमारी बनेगी, गुडविल तक वर्किंग बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे NCI या रिटेन अर्निंग हमें नहीं बतानी। तो ग्रुप स्ट्रक्चर वर्किंग 2 हमारी बनेगी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी पे, और वर्किंग 3 हम बना देंगे गुडविल पर। सो बेस्ड ऑन दिस हम सबसे पहले अपना ग्रुप स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया है कि सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो उनका डाटा हमें क्या क्या चाहिए। हमें एंटिटी का नाम हाईलाइट कर लेते हैं, एक्विजिशन डेट, पेरेंट की कितनी ओनरशिप है, NCI की कितनी ओनरशिप है, और गुडविल का मेथड क्या है। तो ये डाटा क्वेश्चन में देखते हैं। सो और एसोसिएट का नाम है वो बताया हुआ है ऊपर, परसेंटेजेस गिवन हैं, और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एसोसिएट को तो 2015 में एक्वायर किया है, अब 2019 का एंड है, विच मीन्स के 4 से ज़्यादा ईयर्स हो चुके हैं, जबकि ये मिड ईयर एक्विजिशन है, फर्स्ट में से एक। तो सब्सिडरी की फिगर जो हैं वो 8/12 करके लेनी होगी। इस इंफॉर्मेशन को हम नोट कर लेते हैं, और साथ ही मेथड ऑफ गुडविल जो है वो पार्शल यूज होगा, क्योंकि NCI को प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट पर मेजर करना है। तो सब्सिडरी का नाम है हिम्मत लिमिटेड, फर्स्ट में 2019 को एक्विजिशन है, 8 मंथ का टाइम हुआ है, 60% पेरेंट की ओनरशिप है और बाकी 40% NCI। गुडविल का मेथड जो है वो पार्शल है। एसोसिएट जो है उसका नाम है कोशिश लिमिटेड,
एक्विजिशन डेट है 1 अगस्त 2015, विच मीन्स के 4 से ज़्यादा ईयर्स हो गए हैं, और 25% शेयर है पेरेंट का। और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो यहाँ पे रेलिवेंट है क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है एसोसिएट पे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अब क्वेश्चन के इनिशियल डाटा की तरफ चलते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हमें जो फिगर्स लेनी है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में, वो पेरेंट और सब्सिडरी की लेनी है, और सब्सिडरी की फिगर्स जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी है वो करनी है 8/12 करके, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे होंगे कि जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं वो इवनली एक्रू हो रहे हैं। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं और इसको स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में मेंशन कर लेते हैं। तो 800 और सब्सिडरी के 315 का 8/12, इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स 540 और सब्सिडरी के 180 का 8/12। इसके बाद क्या आइटम्स हैं वो देखते हैं। इसके बाद है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम नहीं है, और फाइनेंस। तो इन तीन आइटम्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 114 और सब्सिडी का 60 है, 8/12 करके लेंगे। अदर इनकम सिर्फ पेरेंट की गिवन है, दैट इज़ 41, और फाइनेंस कॉस्ट दोनों की ले लेंगे लेकिन सब्सिडी की 8/12 करके लेंगे। तो इन फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो देखते हैं। सो रिटेन अर्निंग्स दी हुई हैं, तो रिटेन अर्निंग्स में हमें पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स का तो कोई इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं करना होगा, क्योंकि हम ग्रुप रिजर्व नहीं बना रहे। जबकि सब्सिडी की जो रिटेन अर्निंग्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं, ताकि यानी हम जो वर्किंग टू बना रहे हैं तो उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ लिख लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें वर्किंग टू से सिर्फ नेट एसेट सेट एक्विजिशन चाहिए, बट स्टिल हम मेंशन कर लेते हैं। तो हमें सब्सिडी का शेयर कैपिटल भी चाहिए होगा और शेयर प्रीमियम भी। प्रीमियम नहीं है, रिटेन अर्निंग्स हैं, तो वो हम नोट कर लेते हैं कि 322 की। इसके बाद जो एसोसिएट का डाटा है इसका इम्पैक्ट अब इनकॉर्पोरेट करना है, तो एक तो हमें इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना होगा, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट एसोसिएट की दी हुई है। इसको हम अपने नोट 2 में कवर करेंगे ताकि शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लें, और बाद में जो एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं उसके बाद जो इम्पैक्ट आएगा उसको हम शो कर देंगे। एसोसिएट का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है, इसलिए प्रॉफिट की जो फिगर्स हैं उनको 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेल्स 132, कॉस्ट ऑफ सेल्स 97, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6 के, अदर इनकम 8 की और 5 की फाइनेंस कॉस्ट, ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। इसका 25% लेंगे। और इसमें हमने क्यों मंथ वगैरह का इम्पैक्ट नहीं लिया, क्योंकि एसोसिएट कई सालों से हमारे पास है, तो पूरे साल का प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो 25% बनता है। प्रॉफिट 32 बनता है, 25% बनता है 8। इसके बाद क्योंकि हमें सब्सिडी प्रॉफिट से जो है पोस्ट एक्विजिशन भी फाइंड आउट करना है, और साथ के साथ हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि एनसीआई का शेयर कैलकुलेट करना है। यानी सब्सिडी की सेल्स और अदर इनकम तो है ही नहीं, तो उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट लेस करके एक इफेक्ट इसका वर्किंग टू में हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 8/12 लेंगे, तो दैट वुड बी 42 मिलियन। और बाद में इसमें से डिविडेंड हमें लेस करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन की फिगर आएगी। अब जो इसका इम्पैक्ट हमारा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम पर है वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं नोट 1 के अंदर।
तो 8 मंथ्स का जो हमारा प्रॉफिट बनता है दैट इज़ 42। तो ये फिगर्स हमने इनकॉर्पोरेट कर ली, और अब जो हमें इम्पैक्ट लेना है वो स्टेप वाइज दूसरी वर्किंग्स को शामिल करते हैं। लेकिन क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड वाले पॉइंट को पहले से देख लेना चाहिए। तो पहले जो है डिविडेंड वाले पॉइंट को कवर कर लेते हैं। डिविडेंड वाला पॉइंट जो है दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। तो 15 अगस्त को HL एंड KL पेड 5% डिविडेंड, और इस डिविडेंड पॉइंट का जो इम्पैक्ट है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस डिविडेंड का मतलब है कि इतने से जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो गए होंगे सब्सिडरी के। तो एक इम्पैक्ट तो इसका वहाँ लेंगे। अब शेयर कैपिटल कितना है वो देखते हैं ताकि डिविडेंड कैलकुलेट हो सके। तो शेयर कैपिटल 100 और तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है इंफॉर्मेशन 1 से और इंफॉर्मेशन 5 से हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 600 का कैपिटल, डिविडेंड जो कैलकुलेट करेंगे वो इसी हमारा जो है कैलकुलेट होगा 600 पर 5%, दैट वुड बी 30। और इसका मतलब है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड 12 के। तो अगर 12 के हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करते हैं तो प्री की वैल्यू आ जाती है 322 माइनस 12, दैट वुड बी 310। तो एक इम्पैक्ट तो हमारा जो है वो यहाँ पर कवर हो गया। दूसरा इम्पैक्ट हमें जो इस पॉइंट नंबर 5 का लेना है वो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में लेना है। तो डिविडेंड्स को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो इंट्रा ग्रुप डिविडेंड बनता है 600 मिलियन का 5% और उसका 60% इंट्रा ग्रुप है, तो दैट वुड बी 18 मिलियन। इसी तरीके से जो डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट है 400 मिलियन का शेयर कैपिटल, 5% का जो डिविडेंड उन्होंने दिया 25% हमें मिला, दैट वुड बी 5 मिलियन। तो इन दोनों अमाउंट्स को डिविडेंड इनकम के तौर पर शो नहीं होना चाहिए, तो इसे अदर इनकम से हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो स्टैरिक और डबल स्टैरिक के साथ ये कैलकुलेशन नीचे हमने रिप्रेजेंट की थी। तो अब क्वेश्चन में इनिशियल जो डाटा था उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद आगे चलते हैं और फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सारी इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, डेट ऑफ एक्विजिशन, होल्डिंग की परसेंटेज और इवन शेयर कैपिटल की जो इन्फॉर्मेशन थी डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए और वर्किंग टू में हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है कंसिड्रेशन की बात हो रही है जो एक्विजिशन के लिए दी है। तो गुडविल कैलकुलेट करनी होगी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए, ऊपर तो बैलेंसेज में नहीं दी हुई, तो यहीं से हमें कैलकुलेट करनी होगी। फर्स्ट पॉइंट को फोकस करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एमएल बिल्डिंग हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ ₹150 मिलियन एंड ₹226 मिलियन रिस्पेक्टिवली एट एक्विजिशन डेट, डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू। तो पहली बात तो ये है कि कैरिंग वैल्यू 150 थी और उसकी जो फेयर वैल्यू है 226 मिलियन थी, तो इट मीन्स के 76 मिलियन का तो गेन रिकॉर्ड होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में जो कंसीडर होगी ये बिल्डिंग यानी इन्वेस्टमेंट डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट वो 226 पर होगी, तो जो डिफरेंस है 76 का वो गेन के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट एक तो हमें गेन रिकॉर्ड करना है अदर इनकम में। टू ट्वेंटी सिक्स फेयर वैल्यू है, 150 कैरिंग अमाउंट है, डायरेक्ट 76 भी ऐड कर सकते हैं आप। तो एक इम्पैक्ट तो यहाँ आ जाएगा। दूसरा ये कि हम गुडविल के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेनी है। तो हम 226 ले लेंगे फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट जो है इशू ऑफ शेयर्स है
कि 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं ऑफ एमएल आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन। मार्केट प्राइस जो एमएल के शेयर्स की है वो एक्विजिशन डेट पर 30 थी, एक्विजिशन डेट की ही वैल्यू लेनी है, बाद में 32 मिलियन हो गई है, ये इरेलीवेंट है। सो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम पे पड़ेगा, तो वो हम नहीं बना रहे इस क्वेश्चन में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 706 मिलियन की हो जाएगी। थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। So at the date of acquisition of HL, carrying value of its net asset was equal to fair value except the following: manufacturing plant whose fair value exceeded its carrying value by 60 million, remaining life 8 years at the date of acquisition. टिपिकल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो 60 का एसेट है, इस पर जो डेप्रिसिएशन हमारी बनेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर्स है और हमें 8 मंथ की जो है फिगर चाहिए। तो दैट वुड बी 5 डेप्रिसिएशन और नेट आ जाएगा हमारे पास 55 एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेट। सेकंड इफेक्ट इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इम्पैक्ट इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो 5 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे, और क्योंकि ये सब्सिडरी का एसेट है तो एनसीआई का शेयर भी इसकी वजह से इफेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेकंड इसमें जो एडजस्टमेंट है कि कंटीजेंट एसेट ऑफ 50 मिलियन, इसको हमने जैसे प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि कंटीजेंट एसेट जो है वो एक्सेप्शन नहीं है रिकग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल की, कंटीजेंट लाइबिलिटी है। तो कंटीजेंट एसेट की इस इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देंगे, इसे एक्विजिशन डेट पर रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए था। बाद में सब्सिडरी ने क्राइटेरिया मीट होने पर अगर उसको रिकग्नाइज कर लिया है तो वो ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुकी है, उसमें मजीद किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट ईयर एंड हैज़ इंडिकेटेड गुडविल ऑफ एचएल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 10%। तो 10% जो इम्पेयरमेंट है गुडविल की उसको कंसीडर करना है, उसके लिए हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो वर्किंग टू को फाइनलाइज करते हैं। फॉर दैट पर्पज 970 पोस्ट एक्विजिशन अगर चाहिए हो तो दैट वुड बी 7 और 977। जो गुडविल का मेथड है वो पार्शल है, तो एनसीआई को हम इस 970 के 40% के तौर पर ही लेंगे। दैट वुड बी 388, टोटल 1094 बन जाता है। वर्किंग टू से ये 970 की अमाउंट आएगी, तो हमारे पास गुडविल कैलकुलेट हो जाती है 124। इसमें से हमने इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है 10%, दैट वुड बी 12.4, और फिर हमारी गुडविल बाकी बच जाएगी 111.6। तो हमने ये जो वर्किंग बनाई है गुडविल की, ये सिर्फ इस इम्पेयरमेंट की फिगर को फाइंड आउट करने के लिए बनाई है। तो 12.4 की जो इम्पेयरमेंट है इसे हमने अपने एक्सपेंसेस में शो करना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इसको शो कर दें। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, सिक्स्थ इंफॉर्मेशन को लेते हैं कि ऑन 30 जून 2019 मिड ईयर में के एल सोल्ड अ मशीन हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 60 मिलियन टू एम एल फॉर रुपीज़ 68 मिलियन। 60 की चीज़ 68 में 8 मिलियन का जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, डायरेक्ट गेन है। उसके बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो मशीन की है वो 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स से डिवाइड करके 6 मंथ का पीरियड है, उससे हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें जो सेलर है वो एसोसिएट इन्वॉल्व है,
सो जो इम्पैक्ट है वो पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा, तो एसोसिएट के शेयर जितना लिया जाएगा दैट इज़ 25%। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी वर्किंग्स में। तो 8 का गेन माइनस जो डेप्रिसिएशन है 8/5 दैट वुड बी 1.6 इंटू 6/12 दैट वुड बी 0.8। 7.2 को 25% लेंगे दैट वुड बी 1.8। तो ये इम्पैक्ट आ जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की 7th इंफॉर्मेशन पे। सो HL और KL दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है 0.6 मिलियन शेयर्स एंड 0.4 मिलियन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट की थी 150 ईच का शेयर प्लस 2% पे। इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड है थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। और शेयर की प्राइस बाद में 138 हो चुकी है विच मीन्स के लॉस हो चुका है। तो ये लॉस रिकॉर्ड करना है। सब्सिडरी का तो पूरा लॉस ही हमारे पास कंसोलिडेट होगा, लेकिन एसोसिएट का जो लॉस है उसका सिर्फ शेयर रिकॉर्ड होगा, तो उसको अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाले पोर्शन में जाते हैं। सब्सिडरी का जो हिस्सा है वो तो पूरा लॉस रिकॉर्ड होना है। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स 0.6 मिलियन शेयर अब 138 के हो गए हैं, पहले 150 के में 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट करके रिकॉर्ड हो रहे थे। तो जो लॉस है 150 का 102% लेंगे तो वो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 138 तक। जो डिक्लाइन है ये एक शेयर का लॉस है और 0.6 मिलियन शेयर्स पे लॉस बनता है 9 का। जब बात आएगी एसोसिएट की तो सिमिलर कैलकुलेशन होगी, लेकिन यहाँ पे पूरा लॉस नहीं आएगा, यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस आएगा। तो 0.4 मिलियन शेयर हैं, लेकिन साथ ही जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 25% लेना है सिर्फ। तो दैट वुड बी 1.5। तो क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारी वर्किंग्स थी वो भी हम इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल फाइंड आउट कर चुके हैं उसकी बेस पे। तो अब स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम को फाइनलाइज करने का टाइम आया। तो पहले अपने नोट्स फाइनलाइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की अगर बात करें दैट इज़ 6.2। ये हमें अपनी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले। इसके बाद एनसीआई का शेयर इन प्रॉफिट है। एनसीआई की परसेंटेज जो है दैट इज़ 40%। तो 14.8 की वैल्यू है। तो ये भी मेंशन कर देते हैं टोटल जो प्रॉफिट आएगा, बाकी फिर ऑनर ऑफ पेरेंट का हमें मिल जाएगा। तो हमारा नोट 1 एंड नोट 2 भी कंप्लीट है, जिसके अंदर एक एक एडजस्टमेंट थी, एक एनसीआई के शेयर से रिलेटेड थी और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट से रिलेटेड थी। सो अब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड इम्पैक्ट जो है उसको इंकॉर्पोरेट करने हैं चीज़ों का, तो टोटल्स करने हैं, सिंपली रेवेन्यू का टोटल करते हैं दैट वुड बी 1010। कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल कर लेते हैं दैट वुड बी 665। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 345 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 166.4। और अदर इनकम हमारे पास तमाम एडजस्टमेंट्स के बाद आ रही है 94 की। के बाद फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 28 की बनती हैं ये। हम अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं 250.8। क्वेश्चन में कोई टैक्स नहीं था तो ज़ीरो ही लिख लेते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ जाता है 250.8। अब हमें टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कैलकुलेट करनी है, तो प्रॉफिट में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का इम्पैक्ट ले लेंगे। लॉसेज हैं तो लेस हो जाएंगे
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 240.3। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 250.8 है, ये हम मेंशन कर देंगे। इसमें से एनसीआई का शेयर निकाल दें तो बाकी ऑनर ऑफ पेरेंट का शेयर आ जाएगा, दैट इज़ 236। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की तो वो 240.3 है, और इसमें से एनसीआई का शेयर कितना बनेगा 14.8, तो प्रॉफिट में शेयर है। और मज़ीद जो ये 9 की अमाउंट है, ये क्योंकि सब्सिडरी की ही अमाउंट है 9 की, इस 9 में 40% शेयर एनसीआई का है। तो यहाँ से हम इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि 14.8 प्रॉफिट में और 9 का जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है उसका 40% दे दिया, तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम का इनका शेयर आ गया, दैट इज़ 11.2। और 240.3 में से 11.2 माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 229.1। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी कंप्लीट हो जाती है। सो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने मीट कर ली। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है हिमालय लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। फॉलोइंग आर समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिमालय लिमिटेड मैथड लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020। So property plant equipment, investments, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस गिवन है, और दूसरी तरफ शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और लाइबिलिटीज गिवन है, जिसमें करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन नहीं है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 HL एक्वायर्ड 90% शेयर होल्डिंग इन ML एट 222 million, which was recorded as cost of investment by HL. It includes professional fee of rupees 30 million for advice on acquisition of ML. At acquisition date, ML's retained earning were rupees 700 million. तो प्रोफेशनल फीस जो हैं वो शामिल नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, इनको एक्सक्लूड कर देंगे। सेकंड है कि ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ML नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड which had not been recognized by ML. Fair value of brand was assessed at 160 million and HL estimated that benefit would be obtained from the brand for the next 5 years. तो ये fair value adjustment incorporate हो जाएगी। थर्ड इंफॉर्मेशन है कि अपॉन एक्विजिशन HL had a plan to restructure ML at a cost of rupees 80 million up to 31st December 2020, जो अब ईयर एंड हो रहा है। ML has incurred and recorded cost of rupees 70 million for restructuring as per HL's plan. तो एक्विजिशन डेट पर ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाद में सब्सिडी ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो इस इंफॉर्मेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फोर्थ है ऑन 1 जनवरी 2020 HL एक्वायर्ड 35% शेयर होल्डिंग इन पियर्स लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1500 मिलियन। तो ये एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है। This investment is carried at cost on 31st December 2020. Detail of PL net asset on 31st December 2020 are as follows. तो डिटेल ऑफ नेट एसेट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है, तो इस पर इक्विटी मेथड अप्लाई करना है अभी। इन्फॉर्मेशन 5 में PL का यानी एसोसिएट का नेट प्रॉफिट गिवन है। इन्फॉर्मेशन 6 के अंदर डिविडेंड गिवन है, जिसको ये बताया हुआ है कि HL ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है एज इट्स शेयर एज अदर इनकम। तो ये जो है पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस एसोसिएट की रिकॉर्ड करने के काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन 5 एंड 6। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन 7 है कि सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स यानी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में मेड बाय HL इन ML एंड PL इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवाइस्ड एट अ मार्कअप ऑफ 25%। रेलिवेंट डिटेल्स दी हुई हैं इन्वेंट्रीज की, रिसीवेबल और पेबल की, तो इन इन्फॉर्मेशन को हम रेलिवेंट प्लेसेस पर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इंटर कंपनी बैलेंसेज हैं और इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन है। एट्थ एंड लास्ट इंफॉर्मेशन है कि HL वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू यानी फुल गुडविल मेथड है, और फेयर वैल्यू गिवन है कि 240 मिलियन की है। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं, एक तो ये कि HL की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं 31 दिसंबर 2020 को इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, और लिस्ट डाउन करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैविंग नो इफेक्ट इन योर वर्किंग इन ए अबव। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आंसर डेवलप करेंगे, तो एंटिटी का नाम हिमालय लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं हम एज एट 31 दिसंबर 2020।
तो इसके अंदर बेसिक हम हेडिंग्स जस्ट अभी इस्टेब्लिश कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स की, उसके बाद करंट एसेट्स, देन इक्विटी, और फिर लाइबिलिटीज गिवन है जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर डाटा, वैसे करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन वहाँ पे नहीं दी हुई, तो हम भी उसी हिसाब से फॉलो करेंगे, जैसा डाटा होगा उसके हिसाब से। तो ब्रीफली इसका एक फॉर्मेट बना लिया, फिर हमें पार्ट बी के लिए फॉर्मेट बनाना है जिसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन बतानी है जिसका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम अपनी वर्किंग इस्टेब्लिश करेंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है हमने, और उसके बाद जो है वर्किंग टू जो है हमारी वो बनेगी नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी पर, वर्किंग थ्री हमारी बनेगी गुडविल पर, वर्किंग फोर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वर्किंग फाइव ग्रुप की रिटेन अर्निंग, और वर्किंग सिक्स जो है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एसोसिएट भी इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैलकुलेट करें। तो साथ ही हम वर्किंग वन जो है वो कंक्लूड भी कर लेते हैं। सब्सिडरी और एसोसिएट इन्वॉल्व हैं, एंटिटी का नाम, एक्विजिशन डेट, पेरेंट की ओनरशिप, एनसीआई की ओनरशिप और गुडविल का मेथड, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सब्सिडरी का नाम जो है वो मेथड लिमिटेड है और एसोसिएट का नाम पियर्स लिमिटेड है। एक्विजिशन डेट जो है 1 जनवरी है फॉर एसोसिएट, और फॉर सब्सिडरी जो है 1 अप्रैल है, यानी 9 मंथ्स का टाइम, 90% शेयर होल्डिंग एंड 35% शेयर होल्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फेयर वैल्यू पर मेजर करना है, यानी फुल गुडविल मेथड है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सब्सिडरी का नाम मेथड लिमिटेड, 1 अप्रैल 2020 को एक्विजिशन हुई है, यानी 9 मंथ्स का टाइम, 90% पेरेंट का शेयर है और 10% एनसीआई का, फुल गुडविल मेथड फॉलो होना है। एसोसिएट के लिए नेम जो है वो है पेयर्स लिमिटेड और 1 जनवरी को एक्विजिशन हुई है, दैट मीन्स के पूरा 1 साल हो चुका है, और 35% जो है वो हमारा शेयर है। इसमें क्योंकि एसोसिएट के अंदर हम कंसोलिडेशन नहीं कर रहे होते, इक्विटी मेथड अप्लाई करेंगे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज रेलिवेंट ही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का बेसिक डाटा इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर गिवन है, इसको ले लेते हैं। 2400 एंड 1750 नॉन करंट एसेट्स में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की फिगर गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट असल में नीचे हमने जब अभी क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें पता चला है कि कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में है, कुछ एसोसिएट में है और उसके अलावा भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम अभी फ़िलहाल अदर इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और फिर जितनी होगी वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सक्लूड करते जाएंगे। तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी आ जाएगी जो शो होती है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी तो शो नहीं होती नॉन करंट एसेट में, उसकी जगह तो गुडविल अगर आएगी, नेगेटिव गुडविल ना आई तो फिर शो करेंगे। तो वर्किंग सिक्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शो कर देंगे और बाकी इन्वेस्टमेंट यानी एसोसिएट और सब्सिडरी के अलावा वो सेपरेट शो होंगे, और उसके लिए हमें फिगर गिवन है 4320। इसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है, तो ये डाटा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं करंट एसेट्स के अंदर। इन्वेंट्रीज 1050 प्लस 700, ट्रेड रिसीवेबल 840 एंड 525, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस 210 एंड 175।
इसके बाद शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम गिवन है। ये पेरेंट का जो है ये हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन कर देंगे। पेरेंट की रिटेन अर्निंग वर्किंग 5 में शो होंगी। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिटेन अर्निंग गिवन है। प्रीमियम 0 ही है, तो ये फिगर वर्किंग 2 के अंदर मेंशन करेंगे। शेयर कैपिटल के अंदर तो कोई चेंज नहीं मेंशन क्वेश्चन में, तो एक्विजिशन डेट पर भी सेम ले लेंगे। इसके बाद लाइबिलिटीज़ गिवन है 1190 एंड 560 की, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन कर देंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने की तरफ चलते हैं, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। So on 1st April 2020, HL acquired 90% shareholdings in ML at rupees 2220 million, which was recorded as cost of investment by HL. It includes professional fee of rupees 30 million for advice on acquisition of ML, or at acquisition date ML's retained earning worth rupees 700 million. तो यहाँ पर अब हमें 3 स्टेप्स में काम करना है। एक तो 2220 की इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से सेपरेट करके सब्सिडरी में लेकर जाना है, फिर उसमें से 30 की जो प्रोफेशनल कॉस्ट है वो सेपरेट करनी है, और जो रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट पर थी उनको मेंशन करना है। तो स्टेप वाइज ये काम करते हैं। पहले इन अदर इन्वेस्टमेंट्स में हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें वो इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी में होनी चाहिए वो यहाँ से हमने एक्सक्लूड कर दी, और इसे सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट लिखने के लिए हम ले जाएंगे गुडविल की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पैक्ट होगा 30 की डबल टू 20 जो है हमारी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्डेड है, 30 की प्रोफेशनल फीस उसमें गलत शामिल है, उनको निकाल देते हैं। तो नेट हम रिफ्लेक्ट करेंगे 2190 पे। अब ये जो 30 हमने एक्सक्लूड किया, इसको वर्किंग 5 के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा जो ग्रुप की रिटेन अर्निंग है वो कम हो जाएंगी इस एक्सपेंस की वजह से 30 से। फिर हमें रिटेन अर्निंग जो दी हुई है एट द रेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 700, और इसका मतलब है कि 1190 माइनस 700 पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास आ जाएगा 490 का। सेकेंड इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। On acquisition date, carrying value of ML's net asset was equal to fair value except a brand which had not been recognized by ML. The fair value of brand was assessed at rupees 160 million. HL estimated that benefit would be obtained from the brand for the next 5 years. तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी का एसेट है, वर्किंग 2 में इफेक्ट जाएगा 160, 5 ईयर्स और 9 मंथ्स का टाइम है अमोर्टाइजेशन के लिए, दैट वुड बी 24, और ईयर एंड पर इम्पैक्ट होगा 136। ये 136 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी हम शो कर देंगे। इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन है कि upon acquisition HL had a plan to restructure ML at a cost of rupees 80 million. Up to 31st December ML has incurred and recorded cost of 70 million for restructuring. एक्विजिशन डेट पर प्लान था, कमिटमेंट नहीं थी। अगर तो ऑलरेडी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती होती, सब्सिडरी वो एक्शंस ले चुकी होती और फिर वो एक ऑब्लिगेशन के तौर पर रिकग्नाइज होता, तो वो एक अलग बात थी। जस्ट प्लान की बेस पर इसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसे हम इग्नोर कर रहे होंगे। बाद में सब्सिडरी ने उसके लिए कमिट किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो ऑलरेडी कंसोलिडेशन के अंदर इम्पैक्ट आ रहा है कि सब्सिडरी ने वो रिकॉर्ड किया हुआ है, कंसोलिडेशन के अंदर वो सब्सिडरी का डाटा हम शामिल कर रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देंगे।
फोर्थ इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो 35% शेयर होल्डिंग है और इन्वेस्टमेंट है 1500 मिलियन। तो एज अ फर्स्ट स्टेप तो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड की हुई हैं उनमें से हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 1500 माइनस कर देंगे और इसको हम वर्किंग 6 में मेंशन करेंगे। जो बाकी नेट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है तो हमने एसोसिएट को कंसोलिडेट नहीं करना होता, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी यूज़ नहीं होगी, तो इसको हम पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देंगे। के बाद इंफॉर्मेशन 5 है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 पीएल अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹910 मिलियन। पूरा साल हमारी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट रही है, तो फुल ईयर के प्रॉफिट का अपना शेयर रिकॉर्ड कर लेते हैं वर्किंग 6 में। इसका सेकंड इफेक्ट पे क्यूमुलेटिव हम देंगे बाद में जाके वर्किंग 5 के अंदर। नेक्स्ट डिविडेंड दिया हुआ है, क्योंकि हमने पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस लेनी होती हैं तो प्रॉफिट का शेयर भी लेंगे, तो डिविडेंड उसमें से फिर लेस करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट और लॉस के अंदर इसे अदर इनकम में शामिल किया हुआ है, वहां से भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बना रहे। 490 का डिविडेंड है, जिसमें से जो हमारा शेयर होगा दैट वुड बी 171.5। सेवंथ इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्कअप ऑफ 25% है इंटर कंपनी सेल्स परचेज पर। तो पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि एमएल इन्वेंट्री यानी सब्सिडी की इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम एचएल। तो इसमें सेलर पेरेंट है हिमालय लिमिटेड, इन्वेंट्री 50 की है, तो क्योंकि पेरेंट सेलर है तो वर्किंग 5 में इम्पैक्ट लेकर जाएंगे। तो मार्कअप 25% के हिसाब से 10 का इम्पैक्ट आ जाएगा, और दूसरा इम्पैक्ट इसका इन्वेंट्री पर जाएगा। फिर एच एल इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम पीएल, यानी एसोसिएट से की थी तो एसोसिएट से के साथ ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट लेंगे और उसका सिर्फ शेयर लेंगे, तो 120 की वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं, ये वर्किंग 6 में इम्पैक्ट जाएगा। तो 120 का मार्कअप और 35% जो एसोसिएट का शेयर बनता है हमारा, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, दैट वुड बी 8.4। ये तीनों आइटम्स जो हैं इनका एक इम्पैक्ट अभी तक हमने लिया है, सेकेंड इम्पैक्ट वर्किंग 5 में बाकी है। फिर रिसीवेबल फ्रॉम एमएल है 74 का। तो पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जो बैलेंसेज होते हैं उनको कैंसिल कर देना चाहिए, तो 74 की अमाउंट हम कैंसिल कर देंगे रिसीवेबल और पेएबल में से। उसके बाद पेएबल टू पीएल है, यानी एसोसिएट ऑन 31 दिसंबर एज पर एचएल बुक्स। एसोसिएट के साथ जो बैलेंसेज होते हैं उनको कैंसिल नहीं किया जाता, तो ये इंफॉर्मेशन हम इग्नोर कर रहे हैं, इसे पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देते हैं। लास्ट इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें वैल्यू ऑफ एनसीआई दी हुई है 240 मिलियन, ये हम गुडविल और एनसीआई की वर्किंग के अंदर मेंशन कर देंगे।
तो क्वेश्चन का सारा डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम टोटल्स की तरफ चलते हैं। पार्ट बी का जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब वर्किंग्स को कंक्लूड करते हैं। तो वर्किंग 2 से स्टार्ट करेंगे। नेट एसेट एट एक्विजिशन हमारे पास आ जाएंगे 2260, पोस्ट एक्विजिशन 466 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे 2726। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और एनसीआई का जो एग्रीगेट है वो हमारा बन जाता है 2430। इसमें से हमने वर्किंग 2 जो हमारी है उसमें एट एक्विजिशन जो वैल्यू है 2260 इसको लेस करेंगे तो हमारे पास गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 170 की, जो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन करनी है। फिर एनसीआई की कैलकुलेशन करते हैं तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं 466 के। इसमें हमें एनसीआई को इम्पैक्ट देना है, दैट इज 10%, 46.6। और बाकी जो इम्पैक्ट होगा इसका वो ग्रुप को जाएगा 90%, 466 का 90%, 419.4। तो एनसीआई का अगर हम टोटल करते हैं दैट वुड बी 286.6। और ग्रुप रिटर्निंग में अब हमने एक वर्किंग 6 है हमारे पास, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जो टोटल हमने एसोसिएट की एडजस्टमेंट्स की हैं वो की हैं 138.6 की, और इन एडजस्टमेंट के बाद जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर इक्विटी मेथड अप्लाई हो जाएगा तो 1638.6 हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं इनका नेट इफेक्ट हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे वर्किंग 5 में। ग्रुप रिजर्व भी बढ़ जाएंगे इसकी वजह से 138.6 से। टोटल हमारे पास 2728 की ग्रुप रिटेन अर्निंग आ जाएगी। तो वर्किंग 3 170, वर्किंग 4, वर्किंग 5 और वर्किंग 6, इन वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग 6 जो है हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दैट वुड बी 1638.6। फिर गुडविल ले लेते हैं 170। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो सिंपली टोटल कर लेंगे 4150। अदर इन्वेस्टमेंट्स को भी कंक्लूड कर लेते हैं 600। तो हमारा नॉन करंट एसेट्स का जो टोटल है वो बन जाएगा 6694.6। इसके बाद हम करंट एसेट्स को भी कंक्लूड कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज 1740, रिसीवेबल 1291 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस 385। करंट एसेट्स का टोटल बनेगा 3416 और एसेट्स का टोटल हमारे पास आ जाएगा 10110.6। अब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है। रिटर्न अर्निंग की वैल्यू लेंगे हम ग्रुप की वर्किंग 5 से, और एनसीआई की फिगर लेंगे वर्किंग 4 से, और इक्विटी का टोटल कर लेंगे 8434.6। लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं 1676, और इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का जो एग्रीगेट है दैट इज़ 10110.6, जो कि मैच कर रहा है एसेट्स के साथ। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इस तरीके से कंक्लूड हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।